अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लोकसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जुमेरात को एलआईसी और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में आम लोगों के पैसे डूबने के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। एक बार के इल्तवा के बाद जैसे ही 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान के वसत में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पेश नज़र ऐवान के इजलास में इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। हंगामा आराई के दरमियान प्रिसाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात मेज पर रखे। सदर के खिताब पर बहस शुरू करने से पहले ही अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अरकान पर जोर दिया कि सदर द्रौपदी मुर्मू के पहले खिताब पर बहस की जाए, लेकिन हंगामा करने वाले अरकान ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अरकान से 12 अपील की कि वह ऐवान को चलने दे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और जब हंगामा जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। प्रश्नकाल श्रीमती पूनमबेन माडम, जल शक्ति मंत्रालय। मैडम मैडम प्रश्न नंबर 1 प्रश्नकाल है प्लीज। सर, सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले, इसकी चिंता है सभी आपके माध्यम से विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की जानना थी चाहूंगी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को कंजम्पशन चलाना जो है चाहते, वो आप सिंचाई सदन के की मर्यादा हेतु रखना होता है। चाहते हैं। माननीय सदन मंत्री जी ने बहुत चले, विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न का का आप उत्तर उठाएं, भी दिया है। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे नो। माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहना, प्लीज जाइए अपने से जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने मिशन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम को समक्ष उल्लेखित क्रम संख्या 2 पर कागजात रखे कागजात को पटल पर रखता हूँ। श्री वीके सिंह जी, श्री वीके सिंह जी, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 3। सर, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख लिखे पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर। राज्यसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सिलसिले में कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान ने हंगामा आराई की, जिसकी वजह से वक्फे सिफर और वक्फे सवालात का इनेकाद ना हो सका और ऐवान की कार्रवाई दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। सभापति जी,
And those, no one is a backbencher here. Salutations to all. रमेश जी क्षमा करें, then नमस्कार, क्षमा करें. Motion of the thanks. Motion of thanks on the honorable members. बैठिए. Honorable members, 1 second, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Friday, 3rd February 2023. कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों ने जुमेरात को अडानी एंटरप्राइजेस केस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस कराने का मुतालबा किया और ये भी जोर दिया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की जाए या सुप्रीम कोर्ट के तहत तहकीकात कराई जाए. देखिए, अब सभी पार्टियां मिलके हमने एक स्टैंड लिया है कि ये जो LIC के पैसे उनका जो बर्बादी हुई है और SBI बैंक से भी लोन लेकर, पंजाब नेशनल बैंक भी उसमें इन्वॉल्व है शायद, ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो सभी ने पैसा इस अदानी एंटरप्राइज में लगाया है. तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे. हमारा टारगेट ये है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहाँ पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें है. SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं. तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी होके जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जिससे जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या RBI ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीजें उस वक्त आएगी. जो भी चीजें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है वो करें. बार बार उनकी बात क्यों करते हैं? मोदी जी क्या बोल रहे वो बोल रहे. देखिए, ये बात इतनी है, सदन हमको चलाना है, हम चलाएंगे, लेकिन जो न्याय मिलना है, न्याय के लिए भी हम लड़ते रहेंगे. कल सभी पार्टियों का यही राय है. फिर कल हम 10 बजे मिल रहे हैं, मिल के डिसाइड करके इस मुद्दे को उठाएंगे. कांग्रेस ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के शेयर्स में लगाया गया आवाम का पैसा डूब गया है और ये सब कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की वजह से हुआ है. इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस रिपोर्ट की या तो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकाती कमेटी के जरिए जामे इंक्वायरी कराई जाए. जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि ये मामला
बहुत संगीन है और इसकी जांच जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी तंजीम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बिगेस्ट एवर कॉर्पोरेट कॉल का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन मोदी हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर इस तरह खामोशी अख्तियार कर रखी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। ये एलआईसी की हालत। और पीएम प्राइम मेंटोर अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। करोड़ों 40 करोड़ से के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एलआईसी में लगाई है, उनके भविष्य का सवाल। और एलआईसी में जो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, 1% से बढ़ाकर एलआईसी ने 4.23% अपना निवेश कर दिया। उसमें किसके इशारे पे किया, क्यों किया? अडानी टोटल गैस में 1% से बढ़ाकर 5.96 लगभग 6% कर दिया। तुलन वही जो पिया मन भावे, कहीं से तो इशारा हुआ होगा। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी ने 2.42 से बढ़ाकर 3.65% निवेश किया और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़ाकर 1.28% कर दिया। मेहरबान, पूरी तरह से मेहरबान। सारे नियम कायदे कानून। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शिकंजे में फंसे अडानी ग्रुप की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान अडानी ग्रुप के अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ यानी फॉलो पब्लिक ऑफर को मंसूख करने के ऐलान के बाद आया। इस बयान में अडानी ने एफपीओ को मंसूख करने के फैसले के बारे में बात की। गौतम अडानी ने कहा कि पूरी तरह से सब्सक्राइब शुदा एफपीओ से दस्तबरदारी के फैसले ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन मार्केट में आज के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने सख्ती से महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना अखलाकी नहीं होगा। अडानी ने कहा कि मेरे लिए मेरे सरमायाकारों के मफादात सबसे अहम है, इसलिए सरमायाकारों को मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस लिया है। Friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them.
I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus. हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक इन सब के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितनी रकम की सरमायाकारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों, हुकूमत और बैंकिंग ज़राए के लिए अपने खतरात की तफसीलात बताएं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि आरबीआई पहले से ही कुछ सरकर्दा बैंकों के साथ राब्ते में है जो अडानी ग्रुप को कर्ज देने वाले हैं और रिस्क प्रोफाइल की तस्दीक के लिए कर्ज दहिंदगान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई जब अडानी ग्रुप ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ यानी फॉलो पब्लिक ऑफर को मनसूख करने का ऐलान किया। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया था। इससे पहले अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स 4 जुम्मे को बीएसई पर 26% से ज्यादा गिरकर 2,180 रुपए 20 पैसे पर बंद हुए। इसी दौरान ये खबर भी आई कि क्रेडिट स्विस ने अडानी कंपनियों के बॉन्ड्स को कबूल करना बंद कर दिया जिन्हें मार्जिन क्रेडिट के लिए गिरवी रखा गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को जबरदस्त झटका दिया है और हर गुजरते दिन के साथ नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही गौतम अडानी दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में भी तेजी के साथ फिसलते जा रहे हैं। पहले तो वो टॉप 10 की फहरिस्त से बाहर निकलकर 11वें मकाम पर पहुंचे और अब ब्लूमबर्ग की ताज़ा फहरिस्त में इंकशाफ हुआ कि वो अमीर तरीन शख्सियात में 15वें मकाम पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है अडानी के ग्रुप को तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 9 दिनों में अडानी की दौलत में तकरीबन 47 अरब डॉलर की गिरावट दिखने को मिली। अगर इस दौलत का मुआवजा सितंबर 2022 से करे तो तकरीबन 52% की कमी हो गई है। बहरहाल ब्लूमबर्ग ने जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की फहरिस्त में 15वें मुकाम पर आ चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने अभी तक मुल्क में कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है। यह जानकारी वजीर कानून किरेन रिजिजू ने जुमेरात को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 21वें लॉ कमीशन को कॉमन सिविल कोड को लेकर उठे सवालों की जांच का जिम्मा सौंपा था। हुकूमत ने कमीशन को जांच के बाद अपनी सिफारिशें सौंपने को भी कहा था। 21वें कमीशन का टर्म 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था। अब उनसे मिली इत्तलात 22वें कमीशन को सौंपी जा सकती है। मुंबई में 5 फरवरी को एक तकरीब का इनेकाद होने वाला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हेट स्पीच वाली तकरीब है। इस तकरीब पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और आज अदालत ने इस पर समाअत की रजामंदी जाहिर कर दी। जज केम जोसेफ, जज बोस और जज ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से हिदायत लेंगे और उनकी इजाजत मिलने पर मामले की समाअत जुमे के रोज की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैरुखनी बेंच ने अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर जरूर की, लेकिन साथ ही कहा कि इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं, लेकिन ये समझें कि हर बार किसी रैली का ऐलान होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा जा सकता। हम पहले ही एक हुक्म पास कर चुके हैं जो बहुत वाज़ेह है। इस साल मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को लेकर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों के मफाद में कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार के गरीबों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ अहम चीजें हैं उनमें भी कटौती की गई। मनरेगा के बजट को 73,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वो तो केंद्र की योजनाओं में जो ही राज्य के पास पैसा है वो चला जाता है उधर, कहीं 40% में, तो इसीलिए स्टेट चला जाता है। तो उन्हीं का ना है। तो अगर केंद्र की योजना बनाते हैं तो अपने बल पर बनाना चाहिए। नामकरण हो रहा है उनका और जा रहा है राज्य का पैसा। तो इसलिए जब यही सब में आप दे रहे हैं तो अन्य प्रकार से राज्यों को मदद मिलना चाहिए ना।
तो जो मदद मिलता है राज्य का शेयर है उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है उन्हीं में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राज्य अपने विकास के लिए बाहर से कोई ऋण ले, कोई भी चीज ले, तो उसके लिए उसका एक लिमिट बढ़ना नहीं चाहिए भाई, तभी ना विकास होगा। ये तो हम लोग चाह रहे हैं। वैसे तो आप सोच लीजिए सब तरह की दिक्कत के साथ भी कितना आगे बढ़ गया है। अभी तक गए थे 4.5 का कहे थे ना, 4.5 का कहे थे, अब उसको घटा के 3 पे छोड़ दिया है। तो सोच लीजिए अब 0.5 तो अलग है, वो तो अलग चीज है, उसमें तो वो दूसरे तरह का नियम, लेकिन 3 आ गया तो 1% और बढ़ जाता तक कुछ हम लोग को तो सुविधा हो सकती थी ना। उसमें भी ऋण है। देखिए हम लोग ऋण, हम तो दिन भर बाहर घूम रहे थे, लौट करके गए हैं तब देखे हैं तो अच्छा नहीं लगा। तो कुछ बातें उस समय थी, उस समय हमने दे दिया। उन्होंने रेल बजट का आकार बढ़ाया है इस बार, रेल बजट का आकार बढ़ाए हैं। 2 लाख करोड़ रुपये इस बार लगभग रेल में निवेश होगा। लगता है बिहार को कुछ मिलने वाला है क्या रेल में? क्या मिलने वाला है, कहाँ कुछ मिलने वाला है? अभी तो आप ही को हम बता दिए, आप ही को हम बता दिए कि आप देख लीजिए। आप प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना का घट किया, किसान सम्मान निधि में घट गया, तो कैसे समझ रहे हैं कृषि का? तो किसान सम्मान निधि दिए थे उसको घटा दिए, तो वही ना है, उन्हीं का ना दिया हुआ है भाई। अब शिक्षा मिशन में भी घटा ही दिए, स्वास्थ्य मिशन में घटा ही दिए, ग्रामीण आजीविका। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत के जरिए बजट में पेश किए गए नए टैक्स निजाम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के राज मारूफ अखबारात में शाये होने वाले तज्जियों और रिपोर्ट से खुल रहे हैं, जो सबके सामने आ रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि रियासत की तरफ से फराहम करदा हिफाजती जाल यानी सोशल सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी में ज्यादातर लोगों के लिए जाती बचत ही वाहिद समाजी तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि OTR और NTR के इस हो हल्ला में एक तरक्की पजीर मुल्क में जाती बचत की अहमियत को फरामोश कर दिया गया। इससे कबल 4 मई को बजट पेश होने के बाद चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। इस दौरान उन्होंने नए टैक्स निज़ाम के हवाले से कई सवालात उठाए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ नए टैक्स निज़ाम का इंतखाब करने वालों को ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि पुराने टैक्स निज़ाम का इंतखाब करने वालों के साथ क्या किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमेरात को दिल्ली शराब घोटाला मामले में नया दावा किया। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए किया। शराब घोटाले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली शराब घोटाले के एक मुलजिम विनय नायर ने शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स के MD समीर महंदरू की दिल्ली के CM वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। ये बातचीत विजय के फोन से किए गए फेस टाइम वीडियो कॉल से की गई थी। CM केजरीवाल ने ईडी के इल्जामात को पूरी तरह से ख्याली बताया। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि केजरीवाल ने समीर महंदरू से कहा कि विजय मेरा लड़का है, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले की अब तक की जांच से पता चला कि इस फंड का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी ने गोवा असेंबली इंतखाबात के दौरान मुहिम में भी इस्तेमाल किया था। गोवा असेंबली इंतखाबात 2022 में हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। ईडी के दावे के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सर्वे टीम में शामिल वॉलंटियर्स को करीब 70 लाख रुपए का कैश पेमेंट भी किया गया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेजने पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ऑपोजिशन लगातार दिल्ली हुकूमत पर निशाना साधे हुए है। दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर बयान दिया कि LG साहब दिल्ली हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे हैं, हर बात पर अड़ंगा लगा रहे हैं। देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं। उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया, कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई। खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है।
केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे। आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में। केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। ये कह रहे हैं इनकम टैक्स में छूट का बड़ा दावा कर रहे हैं कि साहब इनकम टैक्स में छूट दी, बहुत बड़ी छूट हो गई। मैं पूछना चाहता हूं इस इनकम टैक्स में छूट का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? 50,000 रुपए की छूट दी है, किसको फायदा मिल रहा है? इस देश में कुल 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं और इन 4% में भी केवल 4% के 10% लोग इस नई स्कीम को यूज कर। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और मरकजी वजीर कानून किरेन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है। पिटीशन में दावा किया गया है कि धनखड़ और रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की अजमत को कम किया है। ऐसे में दोनों को उनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। पिटीशन में मांग की गई है कि कोर्ट ये भी डिक्लेयर करे कि दोनों के बयानों में हिंदुस्तान के आइन को लेकर यकीन नहीं दिखता है, जिसके चलते उन्हें इन ओहदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने 21 जनवरी के निर्वाल धमाके में बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि इस सिलसिले में लश्कर तैयबा से वाबस्ता जंगजू जो सरकारी मुलाजिम भी है उसे गिरफ्तार करके उसकी तहवील से अपनी नौयत के पहले परफ्यूम IED को बरामद किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस की 11 दिनों की अथक मेहनत के बाद रियासत से ताल्लुक रखने वाले आरिफ अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। बदनाम है अपने सरजमीन से दहशतगर्दी चलाने और दहशतगर्द पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की तंजीमों को लंबे अरसे तक पालने के लिए और आम जनता बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए से खून बहाने के लिए इस बदनामी के दाग उनके चेहरे पे इतने लग चुके हैं कि अब वो छुपाए भी नहीं सकते और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये बदनामी के दाग जगह जगह चर्चा में आ रहे हैं। इसी तरह की इनकी वहशियाना, गिरफ्तारी के इल्जाम में गिरफ्तार केरला के सहाफी सिद्दीक कुपन को आज यानी 2 फरवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। 2 मुकदमात में जमानत मिलने के 1 माह से ज्यादा वक्फे के बाद लखनऊ की एक खुसूसी अदालत ने आज उनकी रिहाई के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। उनके वकील ने कहा कि तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन रिहाई का हुक्म वक्त पर जेल नहीं पहुंचा, इसीलिए वो आज जेल से बाहर आए हैं। इससे कबल सिद्दीक को चाशुमा यानी 1 फरवरी को रिहा किया जाना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज बार काउंसिल के इंतखाबात में मसरूफ थे। काबिल जिक्र है कि सिद्दीक कुपन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो 20 साल दर्ज फेरी जात की लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई असमत दरी और मौत की खबर कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने सिद्दीक पर इल्जाम लगाया था कि वो बदनामी फैलाने के लिए वहां जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिद्दीक पर गद्दारी और इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बजट के बाद जुमेरात को सोना 700 रुपए की तेजी के बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना 779 रुपए की तेजी के बाद 58,689 रुपए फी तोले पर है। इससे पहले चाशुमे को सोना 57,910 रुपए पर बंद हुआ था। आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।